लेकिन खनन माफियाओं ने बांध के देखिए आप बिल्कुल साथ बांध के बिल्कुल पास पहुंचा दिया खनन। हाँ देखिए आप यहाँ की ऊंचाई देखिए और यहाँ स्वान नदी की देखिए और इस खनन के आप गहराई नाप लीजिए। और मैं ऊपर नहीं दिख रहा हूँ। अगर प्रशासन से हम शिकायत करते हैं पुलिस से, तो पुलिस का जवाब मिलता है कि खनन रोकने का हमने ही ठेका नहीं ले रखा। माइनिंग गार्ड कभी हमने देखा नहीं। यहाँ गाँव का नौजवान आवाज उठाता है तो उसके विरुद्ध ही प्रशासन कार्रवाई करता है। मुझे कम 8 फुट 10 फुट ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूँ पत्थर डाल के। ये देखिए इन गहरे खड्डों में कौन बढ़ेगा? JCBC पोप लाइन लगा के। सरकार भी सोई हुई है, प्रशासन भी सोया हुआ है। शासन से बात करो तो वो उन्हीं खनन माफियों की भाषा बोलता है। और बसाल हो, पनोह हो, सलोह हो, कालूवाल हो, ईसपर हो, पंडोगा हो, खाड हो, पंजाबर हो, कि मेरे को खनन माफियों द्वारा जो धमकियां मेरे साथियों को दी जा रही हैं कि हमारे टिप्परों के कागज भी हैं, इंश्योरेंस भी है और उनके ब्रेक नहीं है। इस बांध में मजबूती देने वास्ते फर्श बनाएगा मतलब इस लेवल पे। हाँ जी ठीक है। ਹੁਣ ਇੱਥੇ आ गया, गिर गया। ये जमीन को वहाँ का पानी नहीं अपने भाव से तोड़ सका। उनका सभी चौप है। अगर उनसे बात हो जाती है तो वो माफिया को पहले सूचित कर देते हैं। वो अपना सामान निकाल के उन्होंने इस स्वां के नजदीक ही अपने डंप रखे हैं। वो चाहे खनन अधिकारी हो चाहे खनन का गार्ड हो, वो सोए हैं, वो खनन माफिया से मिले हुए हैं। किन्ने तो ऊंचा तो हाथ लाओ। सालों में ये पर दर पर कई बरसातों के बाद ये जमा हुआ। SP गांधी हुआ करते थे, हालांकि मैं उनसे नहीं मिला। बताया जा रहा है कि जब तक वो यहाँ पर रहे 6 महीना, तब इन चीजों पे नकेल कसी गई थी। ठीक है। और हमारे गांव का जो वाटर लेवल है वो काफी डाउन जा रहा है। जो पानी कभी 22-24 फुट पे होता था वो अभी 30-32 फुट पे चला गया है पानी। बजाय इसके कि खनन माफिया पे कार्रवाई की जाए, कार्रवाई हो रही है आवाज उठाने वाले नौजवानों के ऊपर। जैसे कि ये बांध आ गया। हाँ जी, ये बांध है जी, तट बांध, जो गवर्नमेंट ने हमारी उपजाऊ भूमि बचाने के लिए 1300 करोड़ रुपया खर्च करके लगाया है। ये वाला बांध, ये बांध, ये वाला बांध। ठीक है जी। इस बांध के गवर्नमेंट का प्रोसेस है कि इस बांध से कितनी दूरी पर जाके खनन हो सकता है। लेकिन खनन माफियाओं ने बांध के देखिए आप बिल्कुल साथ बांध के बिल्कुल पास पहुंचा दिया खनन। आइए हम आपको आगे नीचे चल के दिखाते हैं। ठीक है जी। आगे खोल के नट होना। हाँ देखिए आप यहाँ की ऊंचाई देखिए और यहाँ स्वान नदी की देखिए और इस खनन के आप गहराई नाप लीजिए। मैं ये नीचे खड़ा हूँ खड्डे के अंदर और मैं ऊपर नहीं दिख रहा हूँ इस जमीन के अंदर। बिल्कुल मैं बिल्कुल आपके साथ खड़ा हूँ। ये मेरा हाथ भी खड़ा है, मैं जमीन के ऊपर नहीं दिख रहा हूँ। क्या प्रशासन के पास इतना गहरा खनन करने की कोई हिमाचल सरकार द्वारा अनुमति दी गई है? खनन विभाग क्या कर रहा है? हमारी सेफ्टी के लिए जो हिमाचल सरकार ने व भारत सरकार ने 1300 करोड़ रुपया खर्च के तट बांध बनाया है, उस स्वां नदी के तट बांध को नुकसान पहुंचाने के लिए आप दिखाइए तट बांध, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए कितना गहरा गहरा खनन कर दिया है। जब खनन माफिया के विरुद्ध हम आवाज उठाते हैं तो खनन माफिया प्रशासन के साथ मिला हुआ है। अगर प्रशासन से हम शिकायत करते हैं पुलिस से, तो पुलिस का जवाब मिलता है कि खनन रोकने का हमने ही ठेका नहीं ले रखा, और भी डिपार्टमेंट हैं। अब खनन विभाग को बोलिए। अगर खनन विभाग को हम फोन करते हैं, कल हमने फोन करने की कोशिश की माननीय खनन अधिकारी को, और 5 बजे के बाद वो बोलते हैं, 5 बजे के बाद उनके मोबाइल का स्विच ऑफ मिलता है। अच्छा, खनन अधिकारी का। माइनिंग गार्ड कभी हमने देखा नहीं यहाँ इस स्वां नदी के अंदर इनको कोई रोकता या टोकता। जब गांव का नौजवान आवाज उठाता है तो उसके विरुद्ध ही प्रशासन कार्रवाई करता है। मुझे दुख है इस बात का। अगर पुलिस से कहें
कि चोरी हो रही है, पुलिस का जवाब ये है कि हम ही नहीं है हर काम को रोकने के लिए। हम ही नहीं है हर काम को रोकने के, हमें नहीं समझ आता किसके पास जाएं। अब मैं आपके माध्यम से आह्वान करता हूं गांव के लोगों को कि ये लड़ाई मेरी अकेले की लड़ाई नहीं है, ये हमारे गांव को बचाने के लिए, हमारी उपजाऊ भूमि को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए, ऑक्सीजन को बचाने के लिए और इस स्वान नदी मेरी माँ के सीने को छलनी होने से बचाने के लिए, और हमारा जो वाटर लेवल डाउन हो गया है, हमारे जो सिंचाई वाले नलकूप है उनका पानी खत्म हो गया है, हमने अपनी उपजाऊ भूमि को भी बचाना है और अपनी स्वान नदी इस माँ के सीने को भी बचाना है। हमें प्रशासन और माननीय खनन अधिकारी। शर्मा जी ये बताइए कि पहले जब अगर ये खनन ना होता तो अब हम काफी ऊपर खड़े होते ना, कम से कम 8 फुट 10 फुट ऊपर, है ना, वहाँ खड़े होते। आप देख लीजिए। जी आप देख लीजिए। तो ये हुआ इतनी जल्दी हो गया, कितने टाइम में हुआ ये काफी समय से लगे हैं। हम इनको निवेदन करते थे कि जो सरकार द्वारा मापदंड तय हैं, हाँ। उसके द्वारा आप इसको खनन को करिए, हम आपको मना नहीं करते। हम दुखी हो गए हैं, हम खनन विभाग से शिकायत करें तो वो पहले इन खनन माफियाओं को फोन कर देते हैं, ये अपना सामान जेसीबी टिप्पर बाहर निकाल लेते हैं, उसके बाद वो आते हैं और इनका बैठकर इनके क्रैशर पर ही बैठकर इनका चालान करके चले जाते हैं। और दिखाइए मुझे थोड़ा एरिया। आइए, उसके बाद हम जिला पुलिस से करें शिकायत तो जिला पुलिस भी इनको फोन करके इनको बता देती है, ये बाहर चले जाते हैं। फिर पुलिस हमें फोन करती है कि बताओ कहाँ खनन हो रहा है, या ये पहले ही मिले हुए हैं सब, किससे करें। अब मैं निवेदन ये बसाल गांव पड़ता है सर, ये बसाल लोअर बसाल है। हाँ जी। तो आप तो बचपन से यहीं पर मतलब आते रहते होंगे? बिल्कुल जी, मैं पूर्व जिला परिषद सदस्य रहा हूँ यहाँ का। अच्छा। अब इन नौजवानों के पास काम नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। हाँ। अब इन नौजवानों ने अपनी खेती संभालनी शुरू की। बहुत अच्छी बात है। जब ये खेती करने लगे, हाँ। तो इनके पिताओं ने ट्यूबवेल लगाए थे, हाँ। उसका पानी सूख गया। अच्छा जी। अब ट्यूबवेल सूख रहे हैं, ये बच्चे पहले बोर पर पैसे लगाएं। बिल्कुल, अब हर साल लगाने पड़ेंगे अगर हर साल डाउन हो जाए। वो देखिए आप, वो देखिए भी हो रहा है। एक उधर पहले 25 फुट बोर था, अभी 30 फुट उतारा है। बस वही है ना भाई। नहीं, अब वो देखिए आप, और यहाँ वो भाई खड़ा है, वो बिल्कुल तटबांध के साथ खनन कर दिया मैंने। वो देखिए आप, ये पानी के अंदर हालात देखिए, खड्डे, ये देखिए, कोई मवेशी चुगते हैं यहाँ, पशु, कोई पशु गिर जाए इसमें, कोई रात बराते आदमी गिर जाए। ये देखिए आप, मैं आपको दिखा रहा हूँ पत्थर डाल के, ये देखिए इन गहरे खड्डों में कौन पड़ेगा? जेसीबी पोप लाइन लगा के इन्होंने खनन किया है। ये इतने गहरे खड्डे, इसमें कोई पशु गिर जाए, कोई आदमी गिर जाए। वो देखिए, वो तटबंध का हाल देखिए, इनके कारण वो तटबंध गिरने के कगार पर आ गया है। अगर बारिश ये सामने बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, आइए देखिए, अगर तगड़ा हड़ आ गया तो हो गया खत्म। बहुत ज्यादा पानी आया, अगर स्वान जिस तरह रुद्र रूप में आता है, हाँ। तो हमारा ये बांध बैठ जाएगा। हाँ। सरकार के नुमाइंदों का इसकी ओर कोई ध्यान नहीं है। सरकार भी सोई हुई है, प्रशासन भी सोया हुआ है। अकेले की लड़ाई नहीं रही। प्रशासन से बात करो तो वो उन्हीं खनन माफियों की भाषा बोलता है। अब मैं आह्वान करूंगा कि मेरे स्वान नदी के इर्द गिर्द जितने 10-12 गांव हैं, हाँ। चाहे लोअर बसाल हो, हाँ। पनोह हो, सलोह हो, कालूवाल हो, ईसपर हो, पंडोगा हो, खाड हो, पंजाबर हो, मैं उन सब के निवासियों से निवेदन करूंगा कि अपनी पीढ़ियों को बचाने के लिए और अपने इस स्वां नदी, ये हमारी सोमभद्रा नदी माँ है, इसके सीना को छलनी होने से बचाने के लिए हम सबको अपने घरों से निकलकर एक जन आंदोलन इस सरकार को और इस प्रशासन को जगाने के लिए खड़ा करना पड़ेगा। और मैं फिर कहता हूं आपसे कि मेरे को खनन माफियों द्वारा जो धमकियां मेरे साथियों को दी जा रही हैं कि हमारे टिप्परों के कागज भी हैं, इंश्योरेंस भी है और उनके ब्रेक नहीं है। अगर उनके टिप्परों की ब्रेक नहीं है तो ये प्रशासन देखे उनके टिप्परों की ब्रेक क्यों नहीं है। अगर मैं अपने खेत में अपने घर से 3 किलोमीटर दूर काम करने आता हूँ, मुझे नेशनल हाईवे पर भी चलना पड़ता है। मेरी 3 बेटियां हैं, मेरी माता है, मेरी पत्नी है। मैंने उनके पास लिख कर दे दिया है, जो मुझे धमकियां दे रही हैं पिछले 5 दिनों से। प्रशासन को भी मैंने अवगत करवा दिया है कि अगर मेरे पर कोई जानलेवा हमला हुआ तो उसके जिम्मेवार क्रैशर मालिक व जिला प्रशासन होगा।
मैं खनन माफिया। खनन माफिया, खास क्रशर मालिक ही हैं यहाँ खनन माफिया। अच्छा। उन्हीं के क्रशरों, मैं उनके क्रशरों पर कच्चे माल का गोदाम लगा हुआ आपको दिखा सकता हूँ, जिनको इतनी मात्रा में नहीं रख सकते। तो एक नियम नहीं है, मतलब हर चीज अंधेर, मतलब पूरी अंधेरगर्दी फैली हुई है, पूरी अंधेर। देखो अगर आपने पुलिस को इत्तला दी, पुलिस कहती है जी माइनिंग डिपार्टमेंट का काम है, अगर आप माइनिंग डिपार्टमेंट को कहते हो, वो कहते हैं जी हम पुलिस को कहते हैं, ठीक है। पुलिस कहती है, अगर मौके पे आपको सूचना देते भी हो तो वो बता देते हैं, वो इनको बता देते हैं। सामने बांध आप देख रहे हैं, बिल्कुल बांध के पास ही यहाँ पर, यहाँ से मशीन से ये अवैध खनन किया गया है। ये तो पूरी ली बनी हुई है ना इधर, आ देखो। एक्चुअली ना इत्थे रहना है। दर्शकों ये देख सकते हैं आपकी बांध को बनाने के लिए नीचे जो फर्श लगाया जाता है ताकि एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दी जाए बांध को, ये खत्म हो रहा है। अगर थोड़ा पानी तेज आया अगली बरसात में, इस बरसात में, तो रह जाएगा। हाँ जी सर, शर्मा जी क्या बोल रहे थे? ये दिखाएं आप, ये फर्श टूट चुका है, वो फर्श बैठ गया है बिल्कुल। ये देखिए, मैं बिल्कुल फर्श के पास हूँ, ये फर्श गिर गया है, वो देखिए, आइए आप, ये देखिए, ये फर्श बिल्कुल देखिए, इधर से देख लीजिए आप, कोई बात नहीं, ये फर्श बिल्कुल गिर चुका है, वो देखिए मिट्टी निकल गई है, और ये साथ में खनन है, वो ऊपर देखिए खनन, दोनों बंदों के पास खनन लगा दिया है। यहाँ खड का बांध है और स्वान नदी का बांध है, खड आती है, तो सारा फर्श गिर गया है। अब आप मेरी प्रार्थना सुनिए, सरकार कहती है कि आप धमकाते हैं प्रशासन, कि आप कानून को अपने हाथ लेते हैं। मैं माननीय प्रशासन और माननीय सरकार से, जो सरकार ने हमारी उपजाऊ भूमि बचाने के लिए 1300 करोड़ रुपया खर्च करके हमारे लिए ये जो तटबंध लगाया है, ये अब हमारी संपत्ति है, हमारी धरोहर है, इसकी रक्षा हम करेंगे। अब प्रशासन को कहें तो वो कहता है कि अब हम ही नहीं, पुलिस को कहें तो बोले हम ही नहीं इसको रोक सकते, और डिपार्टमेंट भी हैं, और डिपार्टमेंटों को कहें ये रात को खनन करते हैं, खनन विभाग के स्विच ऑफ होते हैं रात को अधिकारियों के, यानी कि माइनिंग के अधिकारी की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल, खनन अधिकारी का स्विच ऑफ होता है। हमने कल रात भी अवैध खनन के लिए टिप्पर लगे थे, जेसीबी, हमने फोन करने की कोशिश की, ठीक है, 9 मई को आपने पहली आवाज लगाई, ठीक है, और उस दिन आपके बंदे भी उठा के ले गए वो? बिल्कुल, हमारा एक नौजवान पकड़ के ले गए और उसका मोटरसाइकिल ले गए, ठीक है, और हमें बताया जा रहा है कि धारा 144 लगी हुई है। ओके, और हमें भी पूर्ण, हम जनप्रतिनिधि हैं, ये महामारी है, इसके लिए हम भी लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि मास्क लगाइए, आप उचित दूरी रखिए, पर हमें तो धारा 144 बताई जा रही है, खनन माफियाओं के लिए कोई धारा नहीं है, नहीं उनके खुले रूप से खनन कर रहे हैं। अब उनको रोकने के लिए क्या हम यहाँ ना आए? हम, सरकार ने जो हमारी उपजाऊ भूमि बचाने के लिए ये हमें जो तटबांध लगा करके दिया है, ये अब हमारी धरोहर है, इसको हम बचाएंगे। मैं तो गांव वासियों से निवेदन करूंगा कि किसी का कुछ नहीं जाएगा, हमारी जमीन बह जाएगी। उपजाऊ भूमि बंजर बनाने के लिए ये प्रशासन और खनन माफिया तुले हुए हैं। अब हम जेसीबी मशीन से, आपसे मैं निवेदन करता हूँ, एक बार ये खड्डा भी दिखा दीजिए, ये देखिए यहाँ पानी, मतलब ये है कि ठीक है, ये हमने दिखा दिया दर्शकों को कि ये देखिए बांध खतरे में है। अच्छा, मैं एक चीज देखा था कि एनजीटी में एक शिकायत हुई थी, उसका अभी तक उसका भी अभी तक कोई पता नहीं चला। देखो ये बनाया कर देगी, ये अपनी पार्किंग प्लेस ये बांध दे टाइम नहीं बनाया गया, ये नहीं हुन बना रहे हैं, ये अपनी बेस्ट सिट रहे हैं थे, जेड़ा मिट्टी निकलदा घट्टा निकल रेत बजरी चो, अच्छा वो घट्टा सिट रहे ते अपनी पार्किंग बना रहे हैं। आ देखो जी, ये खड्डे जेसीबी नाल पे जी, इधर नहीं पै सकदे, वो ऊपर चक्के बाहर उससे चल किधर चलिए, आ देखो इधर हो, कोई बात नहीं, आ देखो ये माल चक्के है जी, जबकि ये इतने नजदीक से नहीं चक सकते। ओके भाई, इस बांध ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਫਰਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਫਰਸ਼ ਗਿਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਚਲੋ ਆਜੋ, ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਖਨਨ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇੱਧਰ ਸਾਫ, ਇਹ ਫਰਸ਼ ਗਿਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅਗਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪਾਣੀ ਆਇਆ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਫਰਸ਼ ਗਿਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ।
ਇਹ ਥਾ ਕਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ऊपर ਨੂੰ ऊपर ऊपर थी। ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਥਾ हाँ हाँ जी जी हाँ जी हाँ जी ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ गिर गया जी गिर गया नीचे ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਟਕਰਾਏਗਾ ਨਾ हाँ जी हाँ हाँ जी हाँ जी जी ये रुड़ेगा जी ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਦਾ ਖੱਡ ਦਾ ਆਣਾ ਜੀ ਇਹ ਖੱਡ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਆਏਗਾ ਇਹ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ देखो ही नहीं, ये रोकते आ जी रास्ता बना, पानी रुकेगा तो ये बैठेगा। नहीं मोरा रास्ता बनाता ही ऊंचा करके आ देखो ये खड्ड का पानी आना तो कितने जाना ही नहीं, ये रोक कर रास्ता बनाता है। रास्ता रैंप रखा है भाई ये रखे ये रास्ता ही नहीं खुद बनाया देखो, पस्सी ये खुद बाग बनाया इन्होंने रास्ता ये रास्ता ही ये रैंप नहीं रखा हुआ था। एक क्रैशर पर सीधा रास्ता बना लेनी अपन ताकि बड़ी मशीनें रही फटाफट निकल हाँ जी हाँ जी हाँ जी आ देखो एक खान मशीन ना होया वा कि नहीं लगा ये उधर जेसीबी के लोडर ना चप्या हुआ मिट्टी के ढेर ऊपर को करते, जो ऊपर में मिट्टी होती है हाँ। उसको ये अपने लोडर द्वारा ऐसे खिसका के ऊपर को करते रहते हैं, जैसे वो की ये ढेरी लगाई है उसके नीचे से जो माल निकलता है, देखिए आइए आप देखिए उसके नीचे से जो माल निकलता है, देखिए इसका अब लेवल देखिए, इस जमीन का लेवल देखिए और इसका देखिए आप हाँ वो सामने देखिए हाँ। इतना लेवल था सुहा का, एक मिनट वो पशु मवेशी चुग रहे हैं लोगों के, वो सामने देखिए ठीक है जी वो पशु चुग रहे हैं, वो देखिए खड्डे कितने कितने हैं। अब देखिए इनकी जो लीज है वो इन्होंने झंडा लगाया वहां तक है, तो उसके आगे देखिए कितने खड्डे डाल दिए इन्होंने। जिसको सुहा का बहाव नहीं बहा सका उसको इन्होंने जेसीबी मशीन द्वारा और पोपलाइन द्वारा हटा दिया। लगता जी वो जिदा गड्ढे है नहीं वो झंडा डंडा लाया फिर ये वो देखिए यानी कि तैयारी है और खड्डे डालने की। बिल्कुल इसको जो इसके ऊपर ये मिट्टी है हाँ। इसको ये देखो ये लोडर द्वारा दूर को करते जाते हैं, उसके नीचे से माल निकालते हैं। वो देखो जी सामने वो देखो जी सामने आगे ये वो मिट्टी की ढेरियां हैं, है ये जो इसके ऊपर मिट्टी है है ये इनके काम की नहीं है। यानी कि ये जो सरफेस से मिट्टी है जो सतह हाँ। पे इस पे जो मिट्टी है ये इनके काम की नहीं है। ये पहले इसकी इसको पकड़ अपने लोडर द्वारा ये डाल ऐसे देंगे। इन्होंने आगे को ढेर लगाया, ऐसे लगाते हैं ठीक है खींच के, उसके नीचे से ये मशीनों द्वारा ही इसको मिट्टी को इसके हटा नीचे के रेता है, रेता इसके नीचे रेता है। और बजरा, बजरा हाँ ये करोड़ों रुपए के राज्य सबका घाटा लगा, पूछता नहीं है ना प्रशासनिक अधिकारी। मेरा सीधा सवाल है माननीय प्रदेश सरकार से कि फिर खनन विभाग के कर्मचारी क्या कर रहे हैं? मजे कर रहे हैं क्या करना है मैं बैठे हुए हैं। गांधी जी के 3 बंदर बने हुए हैं वो। ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੜਿਆ ਵੱਲ ਚੱਲਣਾ, ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਉਚਾਈ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਪਰ ਨੜੇ ਜੰਮੇ ਉਹ ਸਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੜਾ ਸਕਿਆ। ताजा है हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सर, यहीं से पकड़े उसने मैंने आगे तो चला गया, आगे तो चला गया। स्वां के बहाव को उधर से इधर को बदलने की कोशिश कर दी। चल चल हाँ इस जमीन को सोमभद्रा नदी में जो बरसात के दिनों स्वां का पानी आता है, इस जमीन को वो पानी बहाव नहीं कर सका। मैं आपके माध्यम से हिमाचल प्रदेश की सरकार को और जिला ऊना के प्रशासन को, खासकर खनन विभाग को मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि उनको जगाओ। हम तो उनको कॉल कर करके थक गए, उनका सभी चौप है, अगर उनसे बात हो जाती है तो वो माफिया को पहले सूचित कर देते हैं। वो अपना सामान निकाल के उन्होंने इस स्वां के नजदीक ही अपने डंप रखे हैं, वो वहां खड़ा कर लेते हैं। मामला एनजीटी में भी है ये, हम एनजीटी का भी स्वागत करते लेकिन हैं। लेकिन अभी तक एनजीटी कुछ कर नहीं पाई है, कुछ नहीं कर पाई है, अभी तक कुछ नहीं कर पाई है। मैं माननीय एनजीटी के आपके माध्यम से अगर कोई पदाधिकारी यहाँ आए तो कम से कम इस जगह का आप विजिट जरूर करवाएं। मैं आपके माध्यम से आप आज ही चलाइए, खनन अधिकारी को तो कहिए कि यहाँ कम से कम यहाँ आके देखे। जो मेरे जिला की खनन का मालिक है वो सोया हुआ है। क्या नाम उनका? मैं अब पता नहीं गवर्नमेंट ने को चेंज कर दिया, मुझे नहीं नाम पता, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि स्वां के बहाव जो स्वां अपने आप बहता है यहाँ, उसको भी बदलने की खनन माफियाओं ने पूरी वो कर दी है। स्वां के बहाव को बदलने का ये देखिए आप कितनी ऊंची पहाड़ी है, इसका देखिए आप ऊपर ये अगर बाढ़ आती है फिर तो ये जो हमने बांध बनाया वो तो टूट जाएगा। हाँ, हमारी रेत की उपजाऊ तरह हो भूमि में जाएगा। बढ़ जाएगा स्वां। हमारी प्रदेश की मौजूदा सरकारों ने, चाहे वो सरकार किसी की रही, मैं आपके माध्यम से आज ये बता देना चाहता हूँ कि अब हम चुप नहीं रहने वाले। जेसीबी और मशीन से खनन नहीं होने देंगे। मैं इसकी शिकायत माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश
माननीय चीफ जस्टिस हिमाचल प्रदेश, माननीय राज्यपाल हिमाचल प्रदेश, माननीय उद्योग मंत्री हिमाचल प्रदेश, माननीय पूर्व के मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह, माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री मुकेश अग्निहोत्री, मैं इन सब को इस खनन के बारे में प्रतिलिपि दूंगा, शिकायत करूंगा। मैं उनसे भी कहूंगा कि आप आइए मेरे साथ, मेरे स्वां का जरा विजिट करिए, क्योंकि मेरे जिला का प्रशासन सोया हुआ है। वो चाहे खनन अधिकारी हो, चाहे खनन का गार्ड हो, वो सोए हैं, वो खनन माफिया से मिले हुए हैं। मैं नेता प्रतिपक्ष से भी, कि नेता प्रतिपक्ष जी की भी जिम्मेवारी है, विपक्ष की भी, गांव हिमाचल के लोगों की आवाज को बुलंद करें। मैं माननीय सरकार से और माननीय विपक्ष से दुहाई देकर कहता हूं कि खनन माफिया हमें धमकियां भी दे रहे हैं, हमारी जान चले जाए बेशक, लेकिन अब स्वां नदी के सीने को छलनी नहीं होने देंगे। हमारा साथ दीजिए। मैं हाथ जोड़ के गांव वासियों से भी निवेदन करूंगा और प्रदेश के विपक्ष से भी और सरकार से भी, इस स्वां को बचाइए। ये स्वां पूरे हिमाचल प्रदेश को अनाज उगा करके उसका पेट भर सकता है। ये ऊना में इतना दम है, अगर आप स्वां को संभालेंगे, स्वां को बचाएंगे, तो ऊना का किसान बिल्कुल समृद्ध होकर पूरे प्रदेश को अनाज उगा कर देगा। वो चाहे हरी सब्जियां हो, चाहे वो कनक हो, चाहे वो धान हो, चाहे वो आलू हो। ऊना प्रदेश को समृद्ध बनाने की ताकत रखता है इस स्वां के सिर पर। ये देखो भाई साहब, आप देखो, अब इसकी ऊंचाई नापो आप, ये कहां से डालेंगे जहां बर्फ में। खड़ो देखो, हाथ ला किन्ने किन्ने तो ऊंचा, तो हाथ लाओ। ये तुसी लेयर देख रहे ना, बिल्कुल है ना, ये जो लेयर्स हैं ये सालों का डिपॉजिट है। हाँ जी, मतलब कई सालों में ये परत दर परत, कई बरसातों के बाद ये जमा हुआ था। आपको क्या लगता है कि कितने साल का होगा ये डिपॉजिट? ये तो हमारे बुजुर्गों से, हमारी होश है। मेरा 1974 का बर्थ है, उससे पहले का। मतलब सदियों में जो सदियों में जो जमा हुआ वो निकाल लिया सारा, कुछ सब निकाल लिया। कुछ सालों में, कुछ चंद महीनों में ताजा है, चंद महीनों में। तो शर्मा जी, क्या ये हाथ से हुआ काम नहीं है? नहीं, ये मशीन, पॉपलाइन, जेसीबी उसका काम है। इनके डंपों पर खड़ी है मशीनें, इलीगल है। दर्शक आप देख सकते हैं कि हाइट देखिए जरा आप। देखिए, मैं हाथ खड़ा कर रहा हूँ, नीचे खड़ा हूँ। मैं 5 फुट 2 इंच का हूँ, उसके ऊपर हाथ खड़ा। लेवल तो पंडित जी, लेवल तो ये है। मैं 5 फुट 2 इंच मेरा कादा है, उसके ऊपर मैंने हाथ खड़ा किया है। हाँ। ये है इसका लेवलिंग। और इससे भी नीचे जाए, साथ देखिए पानी, इसके भी नीचे जाए तो और ज्यादा है, और ज्यादा है। ये धड़क कोई पकड़ने वाला नहीं इनको। मेरे बसार के स्वां नदी के सीने को इन्होंने छलनी कर दिया है, अब नहीं होने देंगे। जान चली जाए, स्वां पर जेसीबी और पॉपलाइन नहीं चलने देंगे, वो हमारी लाश के ऊपर से ही चलेगी। अब पंडित जी ये देखिए कि मुझे ये बताइए, यहाँ से जो रेत है, हाँ जी, क्या ये सारा का सारा रेत है हमारे हिमाचल में इस्तेमाल हो रहा है? क्या ऊना में इतनी ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है? नहीं, इतना रेता चाहिए? बिल्कुल नहीं। ये सारा माल कुछ लोग चुनिंदा नेताओं के इशारे पर पंजाब के लिए खूब टिप्पर जा रहे हैं भरकर। मैंने सुना राजस्थान और दिल्ली तक पहुंचा, दिल्ली तक यहाँ का माल पहुंचा है। तो हम बड़े-बड़े ट्राले। तो हम दिल्ली की कंस्ट्रक्शन के लिए अपना रेता क्यों? अच्छा सुनिए, अगर ऊना की जो जरूरत है, हाँ। ऊना जिले की जरूरत है, या पर हमीरपुर भी लगा ले, बिलासपुर भी लगा ले, हिमाचल ही लगा लो आप। हिमाचल की जरूरत के लिए भी अगर सरकार के नियमों के द्वारा खनन होता है लेबर लगा के, तो भी इस स्वां नदी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ओह माय गॉड, जबकि हमारे पास और नदियां भी हैं। बिल्कुल, ये तो चंद लोग, चंद नेताओं के इशारे पर ये रातों रात करोड़पति बन गए। क्योंकि यहाँ पर तो कोई दर्शकों देखो, रेत और बजरी के लिए आपको कोई बहुत बड़े प्लांट लगाने की जरूरत नहीं है। ये मतलब ये कोई मैन्युफैक्चर नहीं करना, आपने उठाना है, गाड़ी में डालना और बेचना है, और पैसा जेब में। मैं तो ये कहता हूँ, मेरे गांव का नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, सरकार नौजवानों को पट्टे दे अपनी शर्तों पर, वो निकाल कर बेचे, उन्हें काम मिलेगा। और लेकिन मंजूरी मिली है हाथ से, है ना, हाथ से करने के लिए। ये मशीन और टिप्परों से करते हैं। तो अगर कोई हाथ से किसी को मंजूरी मिलती भी है, हाँ, तो पाजी मशीनों वाले तो मतलब जो एक बंदा 1000 दिन में करेगा वो 1 दिन में कर जाएंगे। 1 दिन में कर जाएगा, 1 दिन में नहीं, चंद घंटों में कर जाते हैं।
मैं अच्छा, जो हाथ से कर रहे हैं, जो ट्रॉलियां आ रही है यहाँ पर, हाँ। क्या आप उनका भी विरोध करते हैं? नहीं, हम नहीं करते। तो जरूरतमंद अपने को ट्राली रेत या बजरी ले जाता है हाथ से, हाँ। हम उसका विरोध नहीं करते। ठीक है, दस को इसमें माइनिंग ऑफिसर्स जो हैं यहाँ के, या फिर स्टेट के जो जियोलॉजिस्ट हैं, उनको देखना पड़ेगा। यहाँ के नेतागण चुप बैठे हुए हैं, यहाँ की पुलिस चुप बैठी है। मुझे बताया गया कि यहाँ पर एसपी गांधी हुआ करते थे, हालांकि मैं उनसे नहीं मिला। बताया जा रहा है कि जब तक वो यहाँ पर रहे 6 महीना, तब इन चीजों पे नकेल कसी गई थी। लेकिन अब मौजूदा जो पुलिस प्रशासन है वो कुछ नहीं कर रहा। ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में बात करते हैं पंडित जी से। अब बता रहे थे कि जब एसपी गांधी हुआ करते थे तब चीजें जो थी काफी कंट्रोल में थी। बिल्कुल, एसपी गांधी जी का इतना उन्होंने अपने काम करने की जिला के ऊपर छाप छोड़ी। अवैध खनन करने वालों के ऊपर उन्होंने पूर्ण रूप से शिकंजा कसा। जो जरूरतमंद व्यक्ति थे उनको उन्होंने तंग नहीं किया। अब क्या कर रहा है खनन डिपार्टमेंट या पुलिस प्रशासन? जरूरतमंद को तंग किया जा रहा है। अगर कोई ट्रैक्टर ट्राली से रेत बजरी ले जाया जा रहा है तो उसका चालान किया जा रहा है। यो जो चंद खनन माफिया रातों रात दिन घंटों भर खनन करके मालो माल हो गए, उनका खनन विभाग क्या करता है, महीने में 1-2 बार आके वहीं बैठकर उनके दफ्तरों में चालान कर देते हैं, 1-2। अच्छा, इसका खनन का जो नुकसान, एक तो हमारी नदी के बहाव, हमारे तट वो खतरे में है, हमारे पुल खतरे में है। इसके अलावा वाटर टेबल के बारे में बताइए कि पानी का क्या हो रहा है? पानी का स्तर बिल्कुल नीचे चला गया भाई साहब। यो मेरे पिता ने या मेरे दादा ने ट्यूबवेल लगाया था, वो सूख गया है। अब ट्यूबवेल इस स्वां के अंदर 20-22 फुट पर पानी आता था खेतों में। अब उन्हीं ट्यूबवेलों को हमें फिर पुनः लगाना पड़ेगा गहरा करके, और खर्चा आ रहा है, किसान को बोझ बढ़ रहा है। किसान को पहले ही उसकी कीमत नहीं मिल रही फसल की, और किसान फिर खर्चा करे और किसान मर रहा है। ये सबसे ज्यादा। मैं आपसे एक और बात करता हूँ जी, कि 1.5 वर्ष पहले यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी ने ऊना नदी को घालूवाल पुल से देखा। अच्छा। उनका एक बयान आया समाचार पत्रों में कि जब मैं सांसद था, मैंने ऊना के स्वां को चैनलाइजेशन का मुद्दा उठाया, तो मैंने ये सोचकर नहीं उठाया था कि ऊना के स्वां को चैनलाइजेशन किया जाए कि ऊना की जो वर्तमान स्वरूप है ऐसा हो जाए। उन्होंने कहा मैंने इसलिए स्वां को चैनलाइजेशन किया था कि इसकी बाढ़ लोगों की उपजाऊ भूमि को खराब करती है, इधर उधर नुकसान करती है, जमीन का नुकसान होता है, लोगों का नुकसान होता है। मैं इस बांध को लगवाऊंगा और ऊना जिला पूरे प्रदेश को यहाँ से अन्न उगा करके समृद्ध कर सकता है। ये प्रेम कुमार धूमल जी पूर्व मुख्यमंत्री का बयान था। अभी तो सरकार उन्हीं की है, उन्हीं की पार्टी की सरकार है। अब क्या कर रहे हैं, हम तो तंग आ गए हैं। सरकार और प्रशासन आंख मूंद कर बैठा है माननीय, लेकिन अब हम जाग गए, हम तो पूछेंगे। दर्शकों, आप एक नौजवान देख रहे हैं, आगे भाई मेरे राइट साइड पे 28 साल बात कोई चक्कर नहीं। 28 साल के पवन कुमार ने अकेले यहां पर आकर, आप देखिए बिल्कुल बियाबान सुनसान, यहां पर आके इस नौजवान ने जब खनन माफिया को रोका कि भाई आप मशीनें अंदर लेके आ रहे हो, आप टिप्पर लेके आ रहे हो, आप देखिए पूरा मैदान बन चुका है। तब इनसे बात करते हैं, जब आपने रोका उनको तो क्या हुआ, मतलब अगर आप 3-4 दिन का समराइज करना चाहते हैं तो आपको क्या परेशानी आई? जबकि आपकी तो प्रशंसा होनी चाहिए थी कि यार बसाल के एक नौजवान ने कम से कम ये बात तो उठाई। हुआ क्या फिर? सर, जब मैं जहाँ पे आया, जहाँ पे मशीनें लगी हुई थी, जब मशीनें लगी हुई थी, मैंने उनको पूछा कि किसकी मशीन है, कौन मालिक है, उन्होंने मशीनें दौड़ा ली, ठीक है। और हमारे गांव का जो वाटर लेवल है वो काफी डाउन जा रहा है। जो पानी कभी 22-24 फुट पे होता था वो अभी 30-32 फुट पर चला गया है पानी। नए बोर हमारे गांव में अभी हो रहे हैं, उनका वाटर लेवल 30 या 32 फुट के ऊपर आ रहा है। पहले जो कि वो लेवल था 22 फुट पर। तो उसको देखते हुए हमारे गांव के जो पुराने बोर है उनका पानी चला गया। आधा घंटा बोर चलते हैं, उनके बाद पानी सूख जाता है, उनका चला जाता है मोटरों का पानी। उसको देखते हुए मैं नीचे आया, मैंने देखा इसके कारण ये सब कुछ हो रहा है। तो मैंने उनको 1-2 बार 3 दिन लगातार मैंने अकेले ने स्टिंग ऑपरेशन किया इनका।
रोका और ऊपर से भी विभाग को फोन किया, उन्होंने कुछ साथ नहीं दिया। वो आए, उन्होंने खाना पूर्ति की अपनी, चले गए। और उल्टा जब मैंने दिन में यहाँ पे मशीनें पकड़ी और मेरे को पुलिस को चुकवा दिया उन्होंने सभी को, कि गांव के सभी इकट्ठा हो गए और कोविड की टीम आई वहाँ पे, उन्होंने हमें अलीगल कर दिया। दर्शकों, कानून का इस्तेमाल, ये जो सरकारी मशीनरी है वो जनता को कैसे दबाने के लिए इस्तेमाल होती है, ये इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है। पवन कुमार ने जब एक के बाद एक शिकायतें की तो सरकार, जो अपना माइनिंग डिपार्टमेंट है, पुलिस विभाग है, उन्होंने खाना पूर्ति जरूर की। अक्सर वो लेट आते रहे, एक बार वो टाइम पर आए, अदरवाइज वो लेट आते रहे, कभी 2 घंटे कभी 1 घंटा लेट आए। उसके बाद 9 तारीख को पवन को ही पुलिस उठा के ले जाती है। इनके बाइक को जेसीबी में डाला जाता है। किसकी जेसीबी थी वो कौन सी जेसीबी थी? मतलब इन्हीं की थी, खनन करने वालों की, है ना, खनन वालों की जेसीबी थी। उसमें उठा के वो थाने में ले जाते हैं। फिर क्या करती है पुलिस? पुलिस का जो प्रेशर टैक्टिक्स आप देखिए, हिमाचल पुलिस का ये प्रेशर टैक्टिक्स देखिए। वहां से पुलिस लाइन चिलेड़ा से कॉल किया जाता है ऊना में ट्रैफिक पुलिस को। वहां से बंदा आता है, बंदा आके इनका चालान करता है, इनकी बाइक का। भाजी क्या चालान किया आपने? 1000 का किया उन्होंने, इंश्योरेंस का। यानी कि पुलिस इस वक्त जो प्रेमा फसाई जो लग रहा है, इनको कवर अप कर रही है खनन करने वालों को, बजाय इसके कि खनन माफिया पे कार्रवाई की जाए। कार्रवाई हो रही है आवाज उठाने वाले नौजवानों के ऊपर। तो अब जयराम ठाकुर कहां बैठे हैं? अब ये सरकार क्या कर रही है? अब देखिए पूरा खाली कर दिया है पूरा मैदान। जैसे पंडित जी बता रहे थे कि जो काम स्वान नदी का बहाव नहीं कर पाया सालों से, वो खनन माफियों ने कुछ महीनों में कर दिया।